हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं मोहित कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए। आप सभी का स्वागत करता हूँ सीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, आप सभी जानते हैं कि हर राज्य के अंदर एक मुख्य कोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट, और जो सेशन कोर्ट्स होते हैं सबऑर्डिनेट्स कोर्ट जिनको हम बोलते हैं, जो जिला स्तर पर कार्य करते हैं, जो जिलावार होते हैं। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं हाई कोर्ट से। तो आप अपने नोट्स वैसे ही जॉट डाउन करते जाना। हम शुरू करने वाले हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट हिंदुस्तान में कब एस्टेब्लिश हुए? देखिए, सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना जो की गई वो ब्रिटिश काल के अंदर की गई थी। तो सबसे पहले 3 हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे। 3 अलग अलग हाई कोर्ट थे जिनका नाम आप सभी जानते हो अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पता है। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट थे जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुए थे। और इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये सभी हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे सन 1862 के अंदर। फिर उसके बाद एक और हाई कोर्ट अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश किया था जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये 4 हाई कोर्ट हिंदुस्तान के सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था 4 साल के बाद सन 1866 के अंदर। फिर उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया तो राज्य अलग अलग नहीं थे। उस समय पर क्या था, प्रोविंसेस बनाई गई थी जिनको हम बोलते हैं प्रोविंसेस, रियासतें जिनको बोलते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस चीज़ के लिए काम किया था कि उन्होंने रियासतों को एकत्रित करके राज्यों में कन्वर्ट किया था, उनको इस एग्रीमेंट पर राजी किया था। तो ये थी प्रोविंसेस। 1950 तक जो था वो प्रोविंसेस का प्रोसीजर चला। 1950 तक जिस जिस राज्यवार जो हाई कोर्ट हैं ये उस समय पर प्रोविंसेस के हाई कोर्ट हो गए थे जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद 1950 तक ये सभी प्रोविंसेस के हाई कोर्ट रहे। फिर जैसे ही 1950 में हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ तो संविधान के लागू होने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया गया था, प्रोविंसेस खत्म कर दी गई थी। प्रोविंसेस खत्म करने के बाद प्रोविंसेस जो थी वो खत्म हो गई थी और फिर आ गई थे स्टेट, जो आज तक हैं राज्य, जिनको हम बोलते हैं हमारे राज्य। तो ये जो प्रोविंसेस के हाई कोर्ट थे फिर ये बन गए थे राज्यों के हाई कोर्ट। तो अभी एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे पास 25 टोटल हाई कोर्ट हैं, 25 अलग अलग हाई कोर्ट हैं। तो इन सभी हाई कोर्ट्स के अंदर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के सभी के मिलाकर के हाई कोर्ट आते हैं। तो कुछ राज्यों के अंदर डबल डबल मतलब 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट है, या 2 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट का प्रोसीजर। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से है, या तो किसी राज्य का एक इंडिविजुअल हाई कोर्ट है, नहीं तो 2 राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के कॉमन हाई कोर्ट भी हैं। सिर्फ दिल्ली एक ऐसी इकलौती यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है। किसका? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1966 के अंदर। इस बात को आप नोट रखना। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकल के बारे में देखते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के बारे में संविधान में किस किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान दिया गया है, किस पार्ट में इसके बारे में जिक्र होता है। तो ये जानना हमारे लिए ज़्यादा अहम है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताता जाऊंगा। आप लोग उस चीज़ को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद की। तो संविधान के अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 214 जो है, वहाँ से हाई कोर्ट का प्रोसीजर शुरू होता है, जो बोलता है कि हाई कोर्ट शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट्स, मतलब राज्यों के अंदर हाई कोर्ट का प्रावधान होगा। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 214। 214 से लेकर के 231 तक के जो अनुच्छेद हैं वो डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट से, और ये पड़ता है संविधान के पार्ट नंबर 6 में। तो यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट के बारे में संविधान के किस पार्ट में उल्लेख किया गया है। तो ये उल्लेख किया गया है संविधान के पार्ट नंबर 6 के अंदर। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कार्यक्षेत्र होता है हाई कोर्ट का, वो कौन डिसाइड करता है? कि संविधान के अंदर इस बारे में मेंशन किया गया है कि कार्यक्षेत्र जो है हाई कोर्ट का वो इतना होगा? तो नहीं, संविधान में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो फिर ये कौन डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट कहाँ होगा, कितने होंगे? तो इसके बारे में फैसला करती है पार्लियामेंट।
जो संसद है हिंदुस्तान की, वो इस बारे में फैसला करती है कि हाई कोर्ट जो होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, किस राज्य के अंदर हाई कोर्ट होगा, किन का कॉमन हाई कोर्ट होगा। तो इस सभी का फैसला करती है पार्लियामेंट। तो अभी पार्लियामेंट इस बारे में फैसला करती है, तो फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब क्षमता कितनी होगी, कितने जजेस होंगे, कितना स्टाफ होगा, इस चीज़ का फैसला कौन करता है। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ के बारे में संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो फिर इस चीज़ का फैसला कौन करेगा, तो इस चीज़ को छोड़ा गया है राष्ट्रपति की ज्यूरिडिक्शन में। सो राष्ट्रपति यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट जो होंगे वो इस चीज़ का फैसला करेंगे कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी। अब इस चीज़ का फैसला समय समय पर प्रेसिडेंट करते रहते हैं ड्यू टू हिज डिस्क्रिशन, उनकी ये डिस्क्रिशनरी पावर है। वो जब चाहे इस चीज़ का फैसला ले सकते हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर वर्कलोड ज़्यादा है तो यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट और करनी होगी या कम करनी होगी स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करते हैं, स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट। सो अभी बात करते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। अब अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आते तो राज्यों के अंडर है हाई कोर्ट, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा की जाती है। सो यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की अगर हम बात करते हैं कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है, तो अभी मैंने बोला है कि इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है सेंटर के द्वारा। सो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट। सो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। तो क्या वो खुद इस चीज़ की नियुक्ति कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सो प्रेसिडेंट कैसे करते हैं नियुक्ति? आफ्टर कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप जो भी बोलो, तो उनकी क्या सिर्फ और सिर्फ उनकी सहमति से किसी भी जज की नियुक्ति हो जाती है हाई कोर्ट के अंदर। देखिए, ऐसा होता था सन 1998 तक, लेकिन 1998 के अंदर एक केस हुआ जिसको बोलते हैं थर्ड जज केस। थर्ड जज केस 1998, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कोई भी नियुक्ति जो होगी हाई कोर्ट के अंदर जजेस की, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति से नहीं होगी। यहां पर आपको किससे डिस्कस करना होगा? कोलेजियम से। तो अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत कि कोलेजियम सिस्टम चलता है हिंदुस्तान के अंदर, जजों की नियुक्ति होती है कोलेजियम सिस्टम से। तो कोलेजियम के अंदर होता क्या है? कोलेजियम के अंदर 2 जज होंगे, एटलीस्ट 2 सीनियर जज होंगे, 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिर्फ सहमति नहीं रह गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ ही कोलेजियम से जो है वो वोट डलेगी, तब जा करके ये सारा प्रोसीजर होगा। तो ये था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड प्रोसीजर। तो अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के अंदर अगर जज बनना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इस बारे में हम कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। क्वालिफिकेशन, सो क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन जो होती है, प्राइम कंडीशन हिंदुस्तान की किसी भी सर्विस में आने के लिए, तो वो यही होती है कि उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि वो कम से कम जुडिशियल सर्विस में हो। जुडिशियल सर्विस मतलब जज हो किसी कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर, कहीं पर भी हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर जुडिशियल सर्विस में हो कम से कम 10 साल, एटलीस्ट 10 ईयर्स। अगर वो 10 साल कम से कम इंडियन टेरिटरी के अंदर जुडिशियल सर्विस में है तो वो एलिजिबल है। मान लीजिए किसी के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या दूसरा भी है प्रावधान? नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर पिछले 10 साल से। मतलब वो 10 साल से हाई कोर्ट के अंदर वकालत की अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, एडवोकेट है पिछले 10 साल से, तो एलिजिबल है। सिटीजन ऑफ इंडिया है, जुडिशियल सर्विस में है पिछले 10 साल से, तो
एलिजिबल हैं। सो ये कंडीशन है क्वालिफिकेशन के लिए। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं शपथ की, कि शपथ कौन दिलाता है? ओथ। ओथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब नियुक्ति तो कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, तो शपथ कौन दिला रहा है? देखिए नियुक्ति की है प्रेसिडेंट ने, लेकिन शपथ प्रेसिडेंट नहीं दिला रहे हैं। तो शपथ कौन दिला रहे हैं? शपथ दिलाने का काम करते हैं गवर्नर, गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। जिस भी स्टेट के अंदर नियुक्ति हो रही है, उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो उस राज्य के हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको शपथ दिलाएंगे। सो ये था क्वालिफिकेशन हो गई, ओथ हो गई, अपॉइंटमेंट के बारे में हमने देख लिया। तो अब बात कर लेते हैं टेन्योर ऑफ जजेस। कार्यकाल कितना होता है जजेस का? हाई कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति जज नियुक्त हुआ है तो उसका कार्यकाल कितना होगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए टेन्योर यानी कि कार्यकाल। सो टेन्योर ऑफ जजेस की बात करते हैं तो सबसे पहली प्राइम कंडीशन तो होती है एज फैक्टर। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जैसे ही 62 साल की उम्र कंप्लीट कर लेता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर जज नहीं रह सकता, वो रिटायर हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, प्राइम कंडीशन टेन्योर ऑफ जजेस। सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि वो रेजिग्नेशन दे दे, अपने रिजाइन यानी कि त्याग पत्र दे दे। अब रिजाइन किसको करेगा? नियुक्ति की है राष्ट्रपति ने, तो रेजिग्नेशन किसको देगा? राष्ट्रपति को। रिजाइन टू प्रेसिडेंट। सो ये हुई सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? कि उसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। रिमूवल। रिमूव कौन करेगा? रिमूव करेगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो क्या सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति उसको रिमूव कर सकते हैं खुद अपनी मर्जी से? ना ना ना, राष्ट्रपति नहीं कर सकते। तो कौन करेगा, कैसे करेगा? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर भारत की संसद इस बात की सहमति दे कि इनको रिमूव किया जाए, तभी उनको रिमूव किया जा सकता है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कैसे रिकमेंड करती है, इनके रिमूवल के प्रोसीजर के बारे में भी जानेंगे। फोर्थ कंडीशन ये है कि उनका ऑफिस जो है वो वैकेंट हो जाए। वैकेंट किस कंडीशन में हो सकता है? वैकेंट होने की कंडीशन दो हैं, कि एक या तो उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रमोशन हो जाए, दूसरा किसी राज्य के अंदर से किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। सो दो कंडीशन होती हैं, या तो प्रमोशन, प्रोमोट टू सुप्रीम कोर्ट, या फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर टू हाई कोर्ट। किसी दूसरे हाई कोर्ट के अंदर उनका ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है, तब भी वो जो ऑफिस है उनका वैकेंट हो जाएगा। सो ये होता है टेन्योर ऑफ जजेस, कार्यकाल से संबंधित। अभी मैंने बोला था कि रिमूवल से रिलेटेड हम बात करेंगे। सो रिमूवल ऑफ जजेस कैसी होती है, इसके बारे में देख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ जजेस कैसे है। रिमूवल प्रोसेस क्या है, पार्लियामेंट कैसे रिमूव कर सकती है। सो रिमूवल से रिलेटेड देखते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस रिमूव कैसे करते हैं। तो रिमूव करने का प्रोसीजर जो है वो ऐसे है कि पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है, लेकिन किस प्रोसीजर के तहत रिमूव करेगी? कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा। तो उस प्रोसीजर के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बोला जाता है, रिमूवल प्रोसीजर में होता है जजेस इंक्वायरी एक्ट। और ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है ये आया था 1968। ये फुल एक्ट है, जजेस इंक्वायरी एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी जज के ऊपर हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि महाभियोग। तो महाभियोग कैसे होता है? तो देखिए इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर मोशन साइन होता है। अब पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होते हैं, आप सभी जानते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो किस हाउस के अंदर ये प्रस्ताव लाया जा सकता है? दोनों में से किसी के अंदर भी ले आओ, लेकिन कंडीशन है कुछ। लोकसभा के अंदर अगर लेकर के आना है तो 100 MP कम से कम साइन करेंगे प्रस्ताव को, और उसके बाद उस प्रस्ताव को देंगे स्पीकर को। और अगर राज्यसभा के अंदर करना है तो 50 MP कम से कम रिटर्न में देंगे, किसको? चेयरमैन को। तो अब ये हाउस ऑफ द लीडर के ऊपर, मतलब जो चेयरमैन है या स्पीकर हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एडमिट करते हैं मोशन को या नहीं करते। मान लीजिए उन्होंने मोशन को एडमिट कर लिया। अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो फिर क्या करेंगे? फिर वो करेंगे, एक कमेटी की स्थापना करेंगे। कमेटी की स्थापना किस लिए करेंगे? कि जिस जज के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, इल्जाम लगाया गया है, उसकी कमेटी जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी। सो यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कमेटी होती है। तो ये जो कमेटी होगी, इस कमेटी के अंदर क्या होगा? कमेटी के अंदर 3 व्यक्ति रहेंगे।
कमेटी के अंदर 3 व्यक्ति रहेंगे, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, नहीं वो हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज रहेंगे। दूसरे किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और तीसरे नंबर पर कोई भी एक माने हुए ज्यूरिस्ट रहेंगे, डिस्टिंग्व्ड ज्यूरिस्ट, मतलब न्यायवादी कोई भी, जिनको वो नियुक्त करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, कमेटी जो है वो इल्ज़ाम की जांच करेगी। अगर वो इल्ज़ाम सही पाए जाते हैं, कमेटी उनको सही मानती है, तो फिर कमेटी क्या करेगी, पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट करेगी। पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट सबमिट करेगी तो फिर ये जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करेंगे। कैसे, स्पेशल मेजोरिटी, इसके बारे में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ये आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा पिछले वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में कई बार बता चुका हूँ। तो स्पेशल मेजोरिटी से ये उसको पास करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी से जैसे ही पास हुआ, फिर यहाँ से ये जो प्रोसीजर है ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट यहाँ से करेंगे रिमूव। तो ऐसे होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज। तो रिमूवल ऑफ अ जज कैसे होता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत होता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट। सो उसके तहत यहाँ पर संसद ऐसे ऐसे प्रोसीजर चलता है और ये प्रस्ताव पास होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने देखा था यहाँ से ट्रांसफर ऑफ जजेस भी हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ जजेस कौन करेगा, तो ट्रांसफर ऑफ जजेस भी यहाँ पर करेंगे। ट्रांसफर की अगर हम बात करें, ट्रांसफर, सो ट्रांसफर करने का काम भी किसका है, प्रेसिडेंट का। तो क्या प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से कर देंगे, नहीं। फिर अगेन कैसे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या इकलौतों की उन्हीं की सहमति चलेगी, नहीं। फिर अगेन वही कोलेजियम। सो कोलेजियम से डिस्कस करे बिना ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। सो ये था टेन्योर से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोसीजर। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम देखते हैं कि एक होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं, मान लीजिए कि किसी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, किसी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है, सो वहाँ पर क्या कर देते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस को लगा दिया जाता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस की पोस्ट क्या परमानेंट होती है, तो नहीं, ये पोस्ट परमानेंट नहीं होती, इनको टेम्परेरी बेस पे लगाया जाता है। लगाते कौन है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। एक होते हैं एडिशनल जज। कई बार वर्कलोड अगर ज़्यादा हो जाता है, मैंने शुरू में बताया था कि ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट अगर देखते हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है तो वो जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशनल जज की नियुक्ति की जाती है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। सो एडिशनल जज की नियुक्ति भी कौन करते हैं, सो ये भी करते हैं प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद होता है कि आपने सुना होगा कई बार रिटायर्ड जजेस को सर्विस पर रख लिया जाता है, और वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए रखे जाते हैं। रिटायर्ड जजेस जो हाई कोर्ट से रिटायर होते हैं उनको। रिटायर्ड जजेस को कौन नियुक्त करता है, रिटायर्ड जजेस को अगर नौकरी पर रखना है तो ये करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन कैसे, प्रेसिडेंट की कंसेंट से, मंजूरी किसकी चलेगी, प्रेसिडेंट की, और नियुक्त करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो वो खुद अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, उनको प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट लेनी जरूरी है। सो ये था जजेस के, जो जजेस को अपॉइंटमेंट करने का और उनके रिमूवल का प्रोसीजर है, इसके बारे में हमने जान लिया। तो अभी हम देखते हैं कि पावर्स क्या होती हैं, ज्यूरिडिक्शंस और पावर्स क्या हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट का कार्यक्षेत्र क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब ज्यूरिडिक्शन मतलब उसका कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो जिस राज्य का कोई भी हाई कोर्ट होगा तो उसकी पावर जो होगी वो अपने कार्यक्षेत्र के अंदर ही रहती है, ज्यूरिडिक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट के, वो कहाँ का हाई कोर्ट होगा। जैसे मान लीजिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, सन 1966 से पहले उसका नाम था पंजाब हाई कोर्ट। अब पंजाब हाई कोर्ट जो था वो 1966 में बन गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, क्योंकि पंजाब से काट करके हरियाणा बना दिया गया और इधर एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना दिया गया।
तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक हो गया कॉमन हाई कोर्ट, और जिसको बोलते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सीट कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर, राइट। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो कटिंग का प्रोसीजर है, इसको डिसाइड करने वाला कौन है? इसको डिसाइड करने वाली है पार्लियामेंट। अब ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ हो गया? पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी और चंडीगढ़ के अंदर भी। यानी कि इन तीन जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो हैं, ये इनके अंदर अगर कोई भी फैसला देना है तो वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे सकता है। सो ये हुआ ज्यूरिडिक्शन। तो अभी हम बात करने वाले हैं पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट की पावर्स और ज्यूरिडिक्शंस क्या क्या होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन की हम बात करें तो कुछ अधिकार क्षेत्र के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जांपल लिया, तो उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या हैं? अधिकार क्षेत्र के अंदर देखिए, जो ज्यूरिडिक्शन होती है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती हैं, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन होती हैं, रेट ज्यूरिडिक्शन होती हैं, और उनकी अलग अलग सुपरविजरी ज्यूरिडिक्शन और अदर जो पावर्स होती हैं उनके बारे में हम विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो होती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि जिन मसलों पर डायरेक्टली जवाब तलब किया जा सकता है उनको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सो सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन की हम बात करेंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या आता है? देखिए, सबसे पहले आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और अभी हाल ही में लास्ट ईयर के उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया 2 एग्जाम के अंदर कि निम्न में से हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कौन सी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कौन सी होती है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कौन सी होती है। सो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या क्या कंसिडर होता है। मैटर्स ऑफ विल, मतलब वसीयत से संबंधित अगर कोई होता है तो वो सारे मैटर, मैरिज यानी कि शादी से संबंधित, डिवोर्स, कंपनी लॉज और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये जो होते हैं ये डायरेक्टली अधिकार क्षेत्र में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर। सो हमने बात की है वसीयत से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, कंपनी लॉज और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो मैटर होते हैं वो सारे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। सेकंड क्या होता है कि डिस्प्यूट जो होते हैं, ये क्वेश्चन आया था जो पूछा गया था कि जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मान लीजिए उनके इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो अपील कहाँ पर की जाएगी, किसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है? सो डिस्प्यूट ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है हाई कोर्ट की। तो उसका आंसर था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आती है हाई कोर्ट की, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने वहां पर गलत कर दिया था सुप्रीम कोर्ट करके। बहुत से बच्चों का आंसर सुप्रीम कोर्ट उन्होंने फिल किया था और वो गलत हो गया था। सो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, ध्यान से देखना होगा। जो भी एमपीज और एमएलएज के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे उनको, डिस्प्यूट ऑफ एमपी एमएलए इलेक्शन, उनको कौन डील करेगा? वो आते हैं हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट क्या आता है? जो रेवेन्यू मैटर होते हैं आपके, कलेक्शन संबंधी जो मैटर होते हैं, रेवेन्यू मैटर्स, उनको डील करता है हाई कोर्ट, ये उसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। और क्या आता है? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एफआर्स मतलब फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके मौलिक अधिकार जो होते हैं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सो ये जो आते हैं वो होते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या आता है? जो केस सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ। मान लीजिए कि कोई ऐसा केस आया है कि जहां पर कानून से संबंधित कोई क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ है, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, निचली अदालतें जो हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सही प्रकार से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वहां पर सीधे उठा करके हाई कोर्ट में उस केस को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये उसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ये हमने सारी जो देखी, ये देखी है सिविल मैटर के अंदर, दीवानी मामलों के अंदर। फौजदारी मामले यानी कि क्रिमिनल मैटर, क्या क्रिमिनल मैटर के अंदर भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है?
होती है नहीं, होती थी। कहाँ कहाँ होती थी, इस बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4 हाई कोर्ट हमारे पास ऐसे थे जिनके अंदर क्रिमिनल मैटर में ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन उनके पास थी। अब वो 4 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, तो उन 4 हाई कोर्ट के नाम सुन लीजिए एक बार। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली। इनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी किस चीज को लेकर के, क्रिमिनल जुरिडिक्शन को लेकर के। सो अब यहां पर हुआ क्या, ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी क्रिमिनल मैटर के अंदर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली के पास, लेकिन ये जो इनकी जो पावर थी ये खत्म कर दी गई थी सन 1973 के अंदर। तो 1973 के अंदर ऐसा क्या हुआ, 1973 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया था सीआरपीसी। आप सभी इसको जानते हैं सीआरपीसी के नाम से, सीआरपीसी 1973। एक्चुअल में ये होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिसाइड करता है किसी भी मैटर के, क्रिमिनल मैटर को, और जो भी क्रिमिनल मैटर होते हैं अदालतों के अंदर वो इसी से डील किए जाते हैं। सो सीआरपीसी 1973 ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। सो इन चारों हाई कोर्ट की जो क्रिमिनल मैटर की ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी वो खत्म कर दी गई थी सन 1973 के अंदर। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि किन के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी, किन हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल मैटर्स में भी, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यानी कि उस समय पर क्या होता होगा कि कोई भी क्रिमिनल केस अगर हुआ तो वो डायरेक्टली चले जाते होंगे हाई कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केस को लेकर के। सो अभी क्या होता है कि सेशन कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, सेशन कोर्ट से फिर अपील के थ्रू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, हाई कोर्ट के अंदर जाया जाता है। सो उस समय पर ये हो रहा होगा कि हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जा रहे होंगे। सो सीआरपीसी बनाना इसलिए भी जरूरी हो गया होगा। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जुरिडिक्शन, वो होती है अपील जुरिडिक्शन। सो अपील जुरिडिक्शन मेनली हाई कोर्ट जो होते हैं वो बने हैं अपीलेट जुरिडिक्शन के लिए ही, क्योंकि जो सेशन कोर्ट के फैसले हैं उनको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। सो हाई कोर्ट जो है मेनली तो अपीलेट कोर्ट है, लेकिन अपीलेट कोर्ट के अपीलेट जुरिडिक्शन जो है, अपीलेट जुरिडिक्शन से पहले एक और जो है वो रिट जुरिडिक्शन हम मिस कर रहे हैं। रिट जुरिडिक्शन के बारे में जानना जरूरी है, पहले रिट जुरिडिक्शन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पावर है इसकी रिट जुरिडिक्शन। सो रिट जुरिडिक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिट जुरिडिक्शन क्या है, मतलब रिट लगा सकते हैं आप। रिट कितनी होती हैं, 5 रिट होती हैं। पांचों रिट आपने मौलिक अधिकार वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पर हबीस कर्व्स क्या होता है, अमेंडमेंट्स क्या होता है, सर्शरी क्या होता है, को वारंटो क्या होता है, तो इन सब के बारे में जानना जरूरी है। तो रिट जुरिडिक्शन, तो हाई कोर्ट के अंदर रिट किससे लगाई जाती है, अनुच्छेद नंबर 226 जो है वो आपको अधिकार देता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सीधे हाई कोर्ट के अंदर चले जाइए। आर्टिकल नंबर 32 आपको ये पावर देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन हमने वहां पर एक बात पढ़ी थी कि हाई कोर्ट की जो रिट पावर होती है, रिट जुरिडिक्शन होती है, वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होती है। तो वो कैसे होती है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। हाई कोर्ट क्या बोलता है, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, डोंट वरी मैं बैठा हूं, तो वो क्या करेगा, रिट इशू कर देगा। लेकिन एक और अधिकार आपके पास होते हैं, वो होते हैं लीगल राइट। अब लीगल राइट कैसे राइट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 301 के तहत। सो ये कैसा हुआ आपका, ये लीगल राइट हुआ। वोट डालने का अधिकार है, ये कैसा हुआ, लीगल राइट हुआ। लीगल राइट का अगर आपके हनन हो रहा है, कोई आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है नहीं। तो आप कहाँ जा सकते हो, आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप सीधे जाओगे हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट आपका लीगल राइट के अंदर भी सुनवाई करता है। सो इसीलिए इसकी रिट जुरिडिक्शन जो होती है हाई कोर्ट की, वो बड़ी होती है किसके मुकाबले, सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट से छोटा होता है लेकिन इसकी रिट जुरिडिक्शन बड़ी होती है। रिट जुरिडिक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको कोई बता नहीं रहा है आजकल, तो एक केस हुआ था चंदन कुमार केस। एग्जामिनर जिस हिसाब से क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चंदन कुमार केस हुआ था, एक चंदन कुमार केस 1997 के अंदर। चंदन कुमार केस क्यों इंपॉर्टेंट है, चंदन कुमार केस रिट जुरिडिक्शन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था चंदन कुमार केस के अंदर कि रिट जुरिडिक्शन जो है वो पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन अगर आपको याद हो
ये की गई थी केशवानंदा भारती 1973 केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के तहत छू नहीं सकती। सो वहां पर क्या हुआ, चंदन कुमार केस के अंदर 1997 में ये डिक्लेयर कर दिया कि रिट ज्यूरिडिक्शन है, इसको छीना नहीं जा सकता। इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बन चुका है। सो अभी हम देखते हैं अपील ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, अपील कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे हाई कोर्ट के अंदर अपील की जाती है। अपील ज्यूरिडिक्शन। सो देखिए, दो तरह के आपके मसले होते हैं अपील के बारे में अगर बात करें। एक होते हैं सिविल मैटर, दीवानी मामले, और एक होते हैं क्रिमिनल मैटर, फौजदारी मामले। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल मैटर की। इन सिविल मैटर, सिविल मैटर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए सिविल मैटर के अंदर किसी व्यक्ति को अपील करनी है, तो वो कहां से आएगा, तो वो आएगी सीधी अपील फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट, मान लीजिए निचली अदालत के अंदर किसी का कोई दीवानी मामला है, सिविल मैटर है, सो वहां से केस जो है वो हार जाता है व्यक्ति, तो वो सीधे अपील करेगा हाई कोर्ट के अंदर। सो दिस इज द अपील फ्रॉम अपील फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट इन सिविल मैटर। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर लॉ से संबंधित क्वेश्चन उठ जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, मतलब निचली अदालतें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को सही प्रकार से इंटरप्रेट नहीं कर पाई, सही प्रकार से नहीं पढ़ पा रही हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा, अपील के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा, सीधे सीधे चला जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। नॉट इन सुप्रीम कोर्ट, इन हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर उठ जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि हमारे पास कुछ कोर्ट ऐसे हैं, 3 कोर्ट, जहां पर आपके पास इंट्रा कोर्ट अपील का भी प्रोविजन है। इंट्रा कोर्ट अपील, अब ये एक अलग शब्द हुआ, इंट्रा कोर्ट अपील। अब इंट्रा कोर्ट अपील क्या होता है, मतलब ये एक कोर्ट है, इसके अंदर यहाँ पर ये सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच से उठ करके मामला चला गया डबल बेंच के पास, मतलब इसी कोर्ट के अंदर ही मैटर घूम रहा है। अभी एक बेंच से, सिंगल बेंच से आप हार गए तो डबल बेंच के पास चला गया, फिर उसके बाद फुल बेंच के पास चला गया, मान लीजिए 5 जजेस की कोई बेंच बैठी है उसके पास चला गया। सो इसको बोलते हैं इंट्रा कोर्ट अपील। तो इंट्रा कोर्ट अपील सिविल मैटर के अंदर कहाँ पर हो सकती है, इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील करने वाले हैं 3 कोर्ट। सबसे पहला है कलकत्ता, नेक्स्ट है बॉम्बे, नेक्स्ट है मद्रास। सो ये 3 हमारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके हाई कोर्ट के अंदर प्रोविजन है किसका, इंट्रा कोर्ट अपील का। अब यहाँ पर और अपील सिविल मैटर के अंदर कहाँ पर की जा सकती है, देखिए जो ट्रिब्यूनल मैटर होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होती हैं, ट्रिब्यूनल्स से जो मैटर आएंगे उनके रिगार्डिंग भी सिविल मैटर्स को आप कहाँ पर चैलेंज कर सकते हो, आप चैलेंज करोगे हाई कोर्ट के अंदर। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले होते हैं उनको अगर चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कीजिए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मत आइए, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो है वो हाई कोर्ट से निचले के स्तर की ही होती हैं। जैसे कैट होती है, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सो ट्रिब्यूनल्स आपकी कई तरह की होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होती हैं। सो डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके अगर मैटर को आपको चैलेंज करना है फैसले को, सो वो सिविल मैटर के अंदर काउंट किया जाता है और उसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। सो ये थे सिविल मैटर। अब ही हम बात करेंगे क्रिमिनल मैटर की, कि क्रिमिनल मैटर के अंदर क्या होता है, क्रिमिनल मैटर के अंदर अपील का क्या प्रोसीजर है। क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल मैटर। सो क्रिमिनल मैटर की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल मैटर में क्या होगा कि कोई क्रिमिनल केस है, सेशन कोर्ट से कोई व्यक्ति हार गया है, तो वो कहाँ अपील करेगा, वो करेगा हाई कोर्ट के अंदर अपील। तो कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर किसी व्यक्ति का कोई हुआ है, इशू हुआ है, तो वो सेशन कोर्ट से हारा है, और सेशन कोर्ट से हारने के बाद वो अपील करेगा कहाँ पर, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। तो मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहाँ पर 10 साल की या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है, 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा अगर किसी व्यक्ति को हुई है, तो वो कहाँ पर अपील करेगा, वो अपील करेगा हाई कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, डेथ सेंटेंस, और डेथ सेंटेंस किसने दे दिया, सेशन कोर्ट ने। तो सेशन कोर्ट के डेथ सेंटेंस को कभी भी तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक उस डेथ सेंटेंस को
जो सेशन कोर्ट ने दिया है उसको हाई कोर्ट जस्टिफाई ना कर दे। हाई कोर्ट जब तक उस पर स्टैंप नहीं लगाएगा तब तक वो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। डेथ सेंटेंस, अगर किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई गई है निचली अदालत से, तो उसको वो चाहे व्यक्ति अपील करे ना करे, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति चाहे अपील करे या ना करे, वो मैटर ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट के समक्ष जाना ही जाना है। ये उस केस का जो मतलब फाइल्स निकलती हैं उसके अंदर ये चीज़ पीछे से ही छप के आएगी कि ये हाई कोर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अपील है डेथ सेंटेंस के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट को उसके ऊपर मोहर लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर हाई कोर्ट उसके ऊपर मोहर नहीं लगाता है तो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट, एज पर CRPC 1973, CRPC 1973 के अंदर प्रोसीजर होते हैं। कैसे प्रोसीजर? अपील प्रोसीजर। CRPC 1973 जो हाई कोर्ट को पावर देते हैं वेरियस केसेस के अंदर अपील करने की, वो होते हैं CRPC 1973 प्रोसीजर। ये था क्रिमिनल मैटर से संबंधित। अभी अपील ज्यूरिडिक्शन हम देख चुके हैं, सिविल मैटर के अंदर भी और क्रिमिनल मैटर के अंदर भी। दोनों केसेस में हमने देख लिया कि अपील ज्यूरिडिक्शन कैसी थी। अभी हम बात करते हैं, हमने देख लिया ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, अपील ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट ज्यूरिडिक्शन जो हमारे पास आती है वो होती है सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। अब सुपरवाइजरी मतलब किसी भी चीज़ को सुपरवाइज करना। तो हाई कोर्ट किसको सुपरवाइज करेगा? हाई कोर्ट सुपरवाइज करेगा इसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर जितनी भी कोर्ट्स आती हैं, जिलावार कोर्ट हैं या अदर कोर्ट्स हैं, जो भी हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो भी आएंगे, तो उन सबको क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर जो भी चीज आएगी, कोर्ट या ट्रिब्यूनल, उन सब को क्या करेगा? ये सुपरवाइज करेगा। ये होती है हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये इनको सुपरवाइज कर रहा है, तो एक पावर होती है इसके पास, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो कंट्रोल कैसा है? ये कैसी ज्यूरिडिक्शन है? कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट ऐसे होगा कि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो भी जजेस की नियुक्ति की जाती है, तो वो कैसे की जाती है? जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी, जजेस जो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, वो कैसे किए जाएंगे? इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बिना गवर्नर साहब किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर किसी जज की नियुक्ति नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ? डायरेक्टली कंट्रोल हो गया। और क्या होगा? और कंट्रोल ये होगा कि जो भी लॉज होंगे हाई कोर्ट के, वो इन सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर जो हैं वो बाइंडिंग होंगे, मतलब उनको मान्य होंगे। तो जो भी कानून बनाएगा हाई कोर्ट, तो वो इनको मान्य होंगे ही होंगे। अब नेक्स्ट क्या हुआ? देखिए, हमने देख लिया कितनी ज्यूरिडिक्शन हमने अभी तक देख ली, 5 ज्यूरिडिक्शन हम अभी तक देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर अगली ज्यूरिडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का वीडियो अगर आप लोग देख चुके हो, नोट्स वहाँ से बनाए हैं, तो आपको पता होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सारी प्रोसीजर्स, जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उनको नोट करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना। ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड करना। जितनी भी जजमेंट्स होंगी, सारी जजमेंट्स, ऑल जजमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। किसके लिए? अगले जो फैसले दिए जाते हैं उनके अंदर एक मिसाल कायम की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर फलाने फलाने फैसले के अंदर फलाना ये केस था और ऐसे ऐसे मैटर था, तो उसके अंदर जो है कानून की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये पढ़ी थी। जो वकील्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं जिनको जजमेंट्स का, वो जो होती है जजमेंट्स, वो होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और इसके अंदर क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
उसकी पनिशमेंट जो दी जाती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर पनिश कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट की अवमानना करते हो किसी भी तरह से, सिविल या क्रिमिनल किसी भी तरह से, सो वहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आपको पनिश कर सकता है। सो पनिशमेंट जो दी जाती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उसमें, सो ये भी हाई कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन होती है। नेक्स्ट होती है इसके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी कि अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करना। सो ये होती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू का कहीं पर भी ना मेंशन नहीं है ऐसे डिटेल में कि जुडिशियल रिव्यू करना है, जुडिशियल रिव्यू की पावर यहाँ पर मेंशन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू के बारे में संविधान के अंदर दिया गया है, तो वो कहाँ पर दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 13 और 226, संविधान के अनुच्छेद नंबर 13 और 226, जिनके तहत आप क्या कर सकते हो, रिट लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंडर या हाई कोर्ट के अंडर। सो ये जो आर्टिकल्स है ये आपको पावर देते हैं, किसको, हाई कोर्ट को पावर देते हैं जुडिशियल रिव्यू की, आर्टिकल नंबर 13 और 226। सो ये था हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स, कैसे कैसे कार्य करता है, क्या इसके पास पावर्स होती हैं, कैसे कैसे इसका कार्यक्षेत्र चलता है। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस हाई कोर्ट का नेम क्या है, उस किस किस ज्यूरिडिक्शन के अंदर उसकी ज्यूरिडिक्शन क्या है, मतलब उसका एरिया कितना बड़ा है और उसकी सीट कहाँ है। क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा इस तरह के पूछे गए हैं, जहां पर उसने डायरेक्टली पूछ लिया है, यूपीएससी के अंदर भी ये चीज़ें पूछी गई हैं कि जुडिशियल सीट कहाँ है। मान लीजिए उसने पूछ लिया कि महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है उसकी सर्किट बेंचेस कहाँ कहाँ पर है, निम्न में से किस जगह पर हैं। सो यूपीएससी के अंदर मैंने एक क्वेश्चन देखा है इस तरह का, और एसएससी के अंदर भी ये क्वेश्चंस देखने में आए हैं कि बेंचेस कहाँ पर हैं, जुडिशियल सीट कहाँ पर है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी राज्य की कोई राजधानी है और वहाँ पर उसकी जुडिशियल सीट हो, जुडिशियल सीट मतलब उसका हाई कोर्ट वहाँ पर हो। सो ऐसा जरूरी नहीं है। सो आप देखिए जो जो अलग अलग जिनकी जगह पर अलग जगह पर सीट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं नेम लिखूंगा हाई कोर्ट का, उसकी सीट लिखूंगा और उसकी ज्यूरिडिक्शन लिखूंगा। अगर आप लोगों को उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी देखना है तो ये आप गूगल कर सकते हो। वैसे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रेयरली पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता, लेकिन रेयरली कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम ऑफ द हाई कोर्ट, उसका ज्यूरिडिक्शन एरिया और उसकी सीट। सो आप इसको नोट डाउन करते जाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी ज्यूरिडिक्शन कहाँ पर आती है, आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ था, हमने अभी देखा था 1866 के अंदर। सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से हैं। 1862 में जैसे बॉम्बे कलकत्ता मद्रास हुआ था, उसके 4 साल बाद आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत पुराना हाई कोर्ट है। ज्यूरिडिक्शन कहाँ पर है इसकी ज्यूरिडिक्शन आती है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश जो है वो इसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। अब इसकी सीट की बात करें तो सीट कहाँ पर है इसकी सीट की अगर हम बात करें तो इसकी सीट है, इलाहाबाद का नाम अब चेंज होकर के हो चुका है प्रयागराज। सो प्रयागराज के अंदर इसकी सीट है, लेकिन इसकी एक सर्किट बेंच बैठती है। वो बेंच कहाँ पर बैठती है, इसकी जो बेंच बैठती है वो बैठती है लखनऊ के अंदर। एक बेंच है, बेंच मतलब हाई कोर्ट वहाँ पर भी लगता है, इसकी बेंच उनको बोलते हैं। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच कहाँ पर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लखनऊ के अंदर इसकी बेंच है। सो इसको नोट करते रहना, 1866 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हाई कोर्ट की हम बात करें तो बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे अगर हाई कोर्ट की बात करें 1862 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। इसके ज्यूरिडिक्शन एरिया क्या है, देखिए इसका ज्यूरिडिक्शन एरिया बहुत बड़ा है। ये महाराष्ट्र के अंदर पूरे, गोवा के अंदर, दादरा एंड नगर हवेली, ये जो यूनियन टेरिटरी आपकी है केंद्र शासित प्रदेश, और साथ ही दमन एंड दीव, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 1, 2, 3 और 4, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्यों का ये हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। अब इस बॉम्बे हाई कोर्ट की जो सीट है वो कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। सो बॉम्बे हाई कोर्ट की सीट जो है वो है मुंबई के अंदर। मुंबई में जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की सीट है, मेन सीट। लेकिन इसकी कुछ बेंचेस हैं अलग अलग जगह पर। बेंचेस कहाँ कहाँ पर हैं, बेंचेस है गोवा की राजधानी पणजिम में, नागपुर के अंदर महाराष्ट्र में पड़ता है, और औरंगाबाद के अंदर, ये भी महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है।
सो यहाँ पर क्या है, इसकी सीट है। सो बॉम्बे हाई कोर्ट की ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि किस हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा सीट है, सर्किट बेंचेस जो बैठती हैं किस हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा बैठती हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन रखना है कि किस हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा सर्किट बेंचेस बैठती हैं। सो देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट की कहाँ कहाँ बेंचेस हैं, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन एरिया कहाँ है? कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन एरिया है वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार के अंदर। वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार। अब इसकी सीट कहाँ पर है? अगर हम इसकी सीट की बात करें तो वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट की जो सीट है वो है कोलकाता, लेकिन इसकी बेंच बैठती है, बेंच कहाँ पर बैठती है? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर इसकी क्या है, सर्किट बेंच बैठती है कलकत्ता हाई कोर्ट की। ये भी 1862 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। अभी नेक्स्ट हाई कोर्ट हम डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शनरी एरिया है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहाँ पर इसकी बेंच नहीं है, सीट नहीं है। सो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। छत्तीसगढ़ की जो जुडिशरी सीट है वो कहाँ पर है? वो है बिलासपुर के अंदर। बिलासपुर 2000 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। नेक्स्ट हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। हमने देख लिया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इसकी बेंच है बिलासपुर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हाई कोर्ट आ जाता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी असम के अंदर पड़ता है गुवाहाटी। अब गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट जो है, इसका जुरिडिक्शनरी एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। वो कहाँ कहाँ पर है? देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, नागालैंड, पूरा असम कवर करेगा, साथ ही साथ नागालैंड कवर करेगा, फिर मिजोरम कवर करेगा और अरुणाचल प्रदेश ये कवर करता है। तो अब इसकी जो हाई कोर्ट की जो सीट है वो कहाँ पर है? हाई कोर्ट की सीट है गुवाहाटी के अंदर ही, लेकिन इसकी बेंचेस बैठती हैं। अब इसकी बेंचेस कहाँ कहाँ पर बैठती हैं? देखिए बेंचेस बैठती हैं कोहिमा के अंदर, ऐजवाल के अंदर। कोहिमा हो गया, ऐजवाल हो गया और साथ ही साथ हो गया ईटानगर। ये जो आपके दूसरे राज्य हैं इन सभी की राजधानियों के अंदर। सो यहाँ पर आपके पास ना एक क्वेश्चन आ जाता है। एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें डिस्प्यूटेड था कि किस हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा बेंचेस हैं। सो बेंचेस देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की भी 3 बेंचेस हैं और इधर गुवाहाटी हाई कोर्ट की भी 3 बेंचेस हैं। लेकिन उसके अंदर क्या था कि ये अलग अलग ऑप्शंस थे। सो वहाँ पर क्या, अगर ऐसा हो जाता है तो आप अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपका सही होगा, क्योंकि बॉम्बे और गुवाहाटी हाई कोर्ट दोनों की बराबर बराबर बेंचेस हैं, सबसे ज़्यादा बेंचेस 3 बेंचेस। सो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया 4 राज्यों को कवर कर रहा है, उधर वो भी 2 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहा है। सो गुवाहाटी हाई कोर्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? आज़ादी के अगले साल ही 1948 के अंदर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है गुजरात हाई कोर्ट। अब गुजरात हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल एरिया है वो कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर। अब इसकी सीट कहाँ पर है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर, लेकिन वहाँ पर सीट नहीं है। सीट कहाँ पर है? अहमदाबाद। अब नेक्स्ट हाई कोर्ट की अगर हम बात करें गुजरात के बाद तो आ जाता है नेक्स्ट क्रम में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इसका एरिया वही हिमाचल प्रदेश सारा और इसकी सीट शिमला। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। नेक्स्ट हाई कोर्ट हमारे पास आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, J&K हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर, J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या, अब जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सो ये कवर करेगा J&K और साथ ही साथ लद्दाख को।
अब इसकी सीट की अगर हम बात करें तो इसकी सीट दो जगह पर है, श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर। सो इसकी जो सीट है वो है श्रीनगर और जम्मू। देखिए, जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण रूप से राज्य था तो उस समय पर क्या होता था, उस समय पर यह था कि जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो राजधानियां रहती थी, कि गर्मियों में ये चले जाते थे श्रीनगर, सर्दियों में आ जाते थे जम्मू। सो अब इसकी जो सीट थी हाई कोर्ट की वो भी वैसे ही श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पर है। सो अब नेक्स्ट हम हाई कोर्ट की बात करें तो वो बात करते हैं केरला की। केरल की अगर हम बात करें तो केरला हाई कोर्ट जो है इसकी जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ पर है। केरला हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन केरल और लक्षद्वीप समूह जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, सो वो आ जाता है केरला एंड लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, सो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी पड़ती है उसके अंदर। अब केरला की राजधानी के अंदर क्या इसका सीट कहाँ पर है, मेन बात ये आती है कि इसकी सीट कहाँ पर है। तो केरला का जो हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट, इसकी जो सीट है वो है एर्नाकुलम के अंदर, एर्नाकुलम। सो यहाँ पर किस किस की राजधानी है ये, लक्षद्वीप, सॉरी राजधानी बोल, जुडिशियल सीट केरला और लक्षद्वीप कहाँ पर, एर्नाकुलम के अंदर। अब नेक्स्ट हाई कोर्ट के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट हाई कोर्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हाई कोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है तो इसका जुरिडिक्शनरी एरिया कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। अब इसका जुरिडिक्शनरी एरिया जो है वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश के अंदर ही, एमपी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल, बट इसका जो जुडिशरी सीट है वो भोपाल में नहीं है। तो इसकी जुडिशरी सीट कहाँ पर है, वो है जबलपुर के अंदर। तो इसकी जुडिशरी सीट जो है वो है जबलपुर के अंदर। अब जबलपुर के अंदर तो इसकी मेन सीट है, लेकिन इसकी दो बेंचेस और बैठती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वो बैठती हैं, एक होती है ग्वालियर के अंदर और एक बैठती है इंदौर के अंदर, एक ग्वालियर के अंदर और एक इंदौर के अंदर। सो ये था मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। अब हम बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की। मद्रास हाई कोर्ट 1862 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई। सो मद्रास हाई कोर्ट किस किस का हाई कोर्ट है, तमिलनाडु का और पुदुचेरी का। सो मद्रास हाई कोर्ट डील करता है तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। सो तमिलनाडु और पुदुचेरी को ये डील करता है। इसकी सीट कहाँ पर है, मद्रास हाई कोर्ट अब हो चुका है चेन्नई। सो इसकी सीट है जो वो है चेन्नई के अंदर। अब नेक्स्ट हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हाई कोर्ट हमारे पास आता है उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन कहाँ पर है, उड़ीसा हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन उड़ीसा ही है, लेकिन इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है, सीट इसकी उड़ीसा की राजधानी में नहीं है, इसकी सीट है कटक के अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ स्थान है कटक, राइट। सो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसकी सीट आती है कटक के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, लेकिन राजस्थान के हाई कोर्ट की जो सीट है वो जयपुर के अंदर नहीं है। जुरिडिक्शन एरिया में तो इसके राजस्थान ही आता है, लेकिन इसकी जो सीट है जुडिशरी सीट वो है जोधपुर के अंदर। साथ ही साथ एक इसकी बेंच बैठती है, सर्किट बेंच, वो बैठती है जयपुर के अंदर। सो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्किट बेंच किस किस की बैठ रही है, कहाँ कहाँ बैठ रही है। ऐसे ही हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है इसका जुरिडिक्शन एरिया है यूके उत्तराखंड ही, लेकिन इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है, नैनीताल के अंदर, नैनीताल। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो बचता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इनका पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को एक कॉमन हाई कोर्ट हुआ करता था। जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो हैदराबाद ही इसका हाई कोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब आंध्र और तेलंगाना जब से अलग हुए तो इनका जो कॉमन हाई कोर्ट था हैदराबाद के अंदर, क्योंकि तेलंगाना का तो हैदराबाद ही है, उसकी राजधानी हैदराबाद। अब आंध्र ने क्या किया, नई राजधानी एस्टेब्लिश की थी अमरावती 2019 के अंदर। सो उस समय पर इन्होंने क्या किया कि अपना हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश ने
आंध्र हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका जुरिडिक्शनरी एरिया है आंध्र प्रदेश। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसका जो जुडिशरी सीट आ चुकी है, सो जुडिशरी सीट इसकी आ चुकी है अमरावती के अंदर। सो ये है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। सो ये मैंने इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में मैंने नहीं बताया, सो वो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को डील करता है। सो ये सब आपको जो कॉमन चीज़ें हैं पता है वो मैंने नहीं बताई है यहाँ पर। जिनकी सीट्स अलग अलग हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। टोटल 25 हाई कोर्ट इस समय पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल कितनी काउंटिंग है, किस किस हाई कोर्ट की सीट कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा जो अदर हाई कोर्ट्स हैं उनकी सीट जो है वो उनकी राजधानी के अंदर ही है, इसीलिए मैंने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है यहाँ पर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक तो हमें याद नहीं करने हैं, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ वो याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ मुख्य आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल नंबर 214, जो क्या करता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन स्टेट, कि स्टेट के अंदर हाई कोर्ट जरूर होगा, इसके बारे में हमें बताता है आर्टिकल नंबर 214। फिर उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 217, जो किससे रिलेटेड है, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है जजेस की। अब आजकल इस तरह के आर्टिकल जरूर पूछे जा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, शपथ से रिलेटेड। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति वगैरह इन सब के बारे में, और कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस वगैरह। अब नेक्स्ट ये हो गया 217 आर्टिकल। नेक्स्ट है 222। सो 222 के तहत क्या होता है कि जो जजेस को ट्रांसफ़र किया जाता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, सो वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है ये है 222, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये है 222। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आर्टिकल नंबर 225। अब 225 जो डील करता है वो डील करता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, कि इसका कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ पर रहेगा। ज्यूरिडिक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट के अंदर भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है 225 और 226। 226 रिट से संबंधित है। रिट्स जो लगती हैं, जो मैंने अभी बताया था, रिट ज्यूरिडिक्शन जो है वो आती है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। सब आर्टिकल नंबर 227, आर्टिकल नंबर 227 बोलता है कि सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, जो इसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं उन सभी कोर्ट्स के ऊपर सुपरिटेंडेंस। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है 231 नंबर, आर्टिकल नंबर 231 हमें क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 231 संविधान के अंदर ये प्रावधान प्रदान करता है कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हमने देखा कि कई यूनियन टेरिटरी और स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट है। सो कॉमन हाई कोर्ट का जो प्रावधान है ये आता है आर्टिकल नंबर 231 के तहत। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये हाई कोर्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। हाई कोर्ट का टोटल सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर हाई कोर्ट आपको पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट हम पहले ही देख चुके हैं, तो जुडिशरी का जो लास्ट स्टेप है यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। ये आपको फटाफट से समझ आ जाएगा। सो देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनको दूसरा नंबर क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लोअर कोर्ट्स, निचली अदालतें, लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट्स जो हैं इनके बारे में कहाँ से किस अनुच्छेद तक कवर किया गया है, आर्टिकल नंबर 233 से लेकर के 237 तक, पार्ट नंबर 6 के अंदर इनको कवर किया गया है। संविधान के पार्ट 6 के अंदर इसको कवर किया गया है, अनुच्छेद नंबर 233 से लेकर के 237 तक। सो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में अगर हम बात करें, मैं बात कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया है डिस्ट्रिक्ट जजेस।
सो डिस्ट्रिक्ट जजेस को आप इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना, डिस्ट्रिक्ट जजेस अलग होते हैं और अदर जजेस अलग होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के। सो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट कौन करता है, अभी मैंने बताया था, ये करते हैं गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। जब मैंने कंट्रोलिंग की बात की थी, हाई कोर्ट की कंट्रोलिंग पावर की, तब मैंने इसके बारे में बताया था। सो यहाँ पर गवर्नर इनको डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। सो क्वालिफिकेशन जो है वो छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन के अंदर इनको क्या होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर तभी लग सकता है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना हो, नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि उसको कम से कम 7 साल का एडवोकेट होना चाहिए, 7 ईयर्स हो चुके हों उसको वकालत करते हुए, 7 साल उसको हो चुके हों, शुड हैव एडवोकेट फॉर लास्ट 7 ईयर्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर हो जाती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उसको रिकमेंडेशन चाहिए किसका, हाई कोर्ट का, रिकमेंड बाय हाई कोर्ट। यहाँ पर हमने क्या बोला है कि कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को रिकमेंड करता है तभी भी वो व्यक्ति क्या लग सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज लग सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज लगने के लिए ये तीनों कंडीशन जो हैं वो मैंडेटरी हैं, यानी कि कोई भी नौसिखिया या एकदम से डिस्ट्रिक्ट जज नहीं लग सकता, उसको पहले थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, कम से कम 7 साल तो चाहिए ही चाहिए। सो तभी वो डिस्ट्रिक्ट जज लग सकता है। सो यहाँ पर हमने बात की है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब मैं बात करता हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अपॉइंटमेंट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस से अलग अगर किसी की अपॉइंटमेंट की जाती है तो कौन करेगा। सो यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो गवर्नर साहब करते हैं, लेकिन किसके साथ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जिस भी स्टेट के अंदर रिक्रूटमेंट होनी है, मान लीजिए हरियाणा के अंदर जजेस की रिक्रूटमेंट होनी है तो वो होती है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। तो ये होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कंसल्टेशन से, जो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है प्रोसीजर जो होता है, वहाँ से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस और अदर जुडिशरी सर्विसेज के अंदर व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। सो इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, वो करते हैं गवर्नर। अब हम बात कर लेते हैं, मैं आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते कैसे हैं, जो स्टेट की जुडिशरी की जो वर्किंग होती है वो कैसे कैसे होती है। सो स्टेट की जुडिशरी की वर्किंग के अंदर देखिए, आपको सबसे पहले पता होगा कि सबसे अपर जो रैंक होता है वो होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर नीचे होते हैं जो काम करते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड, इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आप लोगों ने देखा होगा जिलावार स्तर पर आपको मिलेंगे सेशन कोर्ट। सो सेशन कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। सो आगे इनकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है सिविल और एक होती है क्रिमिनल। मतलब सिविल मैटर जो होंगे वो सिविल साइड डील करेगी, क्रिमिनल मैटर जो होंगे उनको क्रिमिनल साइड डील करेगी। तो अगर मैं सिविल साइड की बात करूं, सो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो आती है वो आती है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। ये मैं ऊपर की तरफ से देख रहा हूं, इसके नीचे होती है मुंसिफ कोर्ट। सो सबसे निचला स्तर की जो अदालत होगी सिविल साइड में दीवानी मामलों के अंदर वो होगी मुंसिफ कोर्ट, उससे ऊपर होती है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। फिर यहाँ के फैसलों को अपील की जाती है हाई कोर्ट के अंदर। अब क्रिमिनल साइड की अगर मैं बात करूं तो क्रिमिनल साइड के अंदर कौन होंगे, यहाँ पर होते हैं आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी कि यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी चीफ होता है, उनकी एक कोर्ट होगी। इसके नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट।
सबसे निचली जो क्रिमिनल प्रोसीजर की जो अदालत होती है वो होती है जुडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके ऊपर होती है चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट। फिर यहाँ के जो फैसले होते हैं उनको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर, उनकी अपील जो की जाती है वो की जाती है हाई कोर्ट के अंदर। ये जो सारा प्रोसीजर है ये होता है किसी भी स्टेट के अंदर जो मशीनरी काम करती है उसकी वर्किंग का ये सारा प्रोसीजर है। यहाँ पर होता यही है कि जुडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है वो कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर 3 साल या उससे कम की सज़ा हो सकती है, तो उनको ये डील करते हैं। अपर सज़ा वाली जो धाराएं होती हैं उनके बारे में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है ये फैसला करती हैं। इस तरह से इनके जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो चलती हैं और एज पर CRPC प्रोसीजर इनको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। ये सारी वर्किंग उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आया है, डाटा अच्छा लगा है, अपने नोट्स जरूर बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए। ये वीडियो देखने के बाद उसके बाद देखिए कि इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए हैं क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको उतनी नॉलेज गेन हुई है। अगर आपको उतनी नॉलेज गेन हुई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you. Have a good day.